हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज में फॉर आरएमएस 9th क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र का पार्ट 4 विद द नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उनको भी वॉच कर लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक अपलोड हो चुका है विद द 25 क्वेश्चंस। एवरी वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ मैं आपको 18th ऑफ दिसंबर तक प्रोवाइड कर दूंगी द कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज भी चेंज रहता है तो मैं यहाँ पर इन क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से आ सकता है। तो ये वीडियोज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं क्योंकि आरएमएस में 50 मार्क्स का आने वाला है। जनरल साइंस सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल स्टडीज एंड हिंदी है। तो इसको भी आपको क्वालिफाई करना है विद द गुड मार्क्स अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आरएमएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप आरएमएस नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम ज्योमेट्री स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हॉस्टल में हमारा कर्तव्य बैच, ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आप स्पेशली आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे फॉर 6th क्लास और 9th, तो हम कर्तव्य बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी। इसके लिए आपको करना होगा हॉस्टल को विजिट, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट, और आप 1 जनवरी से क्लासेस ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट, रिमेंबर दैट ओनली 25 सीट्स आर अवेलेबल। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो विजिट अवर ज्योमेट्री स्कूल। And student, if you don't want to stay in hostel but you want to preparation by staying at your home, तो you can take our live classes as well। आप हमारी geometryschool.in ऐप पर जाकर या यहाँ पर हमारी वेबसाइट है दैट इज www.geometryschool.in पर आप विजिट करें, हमारे कोर्सेज देखें। यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने आप को एनरोल कराइए। और साथ ही स्टूडेंट, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारी क्लासेस रिकॉर्ड होके मिलेंगी और साथ में क्विजेज होंगे, टॉपिक वाइज क्विजेज होंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होगा। लेकिन आप इसमें हमारी डेली लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप हॉस्टल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारे हॉस्टल की फैसिलिटीज है। आप यहाँ पर 8 to 5 क्लासेस अटेंड करेंगे 8 to 5 PM तक। फिर आपके मिनी मॉक्स होते हैं जितना आपको डेली पढ़ाया जाता है। इसमें हम महामॉक कंडक्ट करते हैं एवरी थर्सडे एंड संडे। साथ ही आपके डेली गेम्स होते हैं, प्रॉपर हाइजेनिक फूड है आपके लिए। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप यहाँ मंथली फीस भी पे कर सकते हैं। आपको कोई स्टार्टिंग में ही बल्क अमाउंट सबमिट करने की नीड नहीं है। अगर आपके बच्चे का मन नहीं लगता या उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर सुटेबल नहीं लग रहा है तो बच्चे जा सकते हैं। बट अगर उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ मंथली बेस या 3 मंथ के बेस पर भी प्लान परचेज कर सकते हैं। हमारे स्कूल में RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप ज्योमेट्री स्कूल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज इन आवर ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, 25 क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इससे आपको सारे नोटिफिकेशन पहले ही मिलते जाते हैं और आप अपना स्केड्यूल उसी की तरह सेट कर सकते हैं कि अब मेरे को ये वीडियो देखना है। 15 to 20 मिनट्स की वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है विद एक्सपर्ट और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। जितना अच्छा कलेक्शन आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, वहां पर भी लॉट्स ऑफ डेटा होता है बट ये नहीं पता चलता कौन सा अभी एंड टाइम पे देखना चाहिए, किससे मैं करूँ। तो यहाँ हम आपको NCERT के बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से पेपर आने का चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। एक्चुअली क्वेश्चन है आपका फ्रॉम कॉल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से। तो कौन सा यहाँ पर सॉल्वेंट आप यूज करते हैं बेसिकली जब आप अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए दे के आते हैं। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और ऑल आर करेक्ट। तो बेसिकली जो लिक्विड यहाँ सॉल्वेंट यूज किया जाता है कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए जिससे कि उनका टेक्सचर, उनका जितना भी क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो यहाँ पर ये ड्राई क्लीनिंग की जाती है बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट दैट इज पेट्रोल।
बेसिकली पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होने वाला यहाँ पर ये लिक्विड है, लाइट येलोइश कलर का, स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल भी होती है, किसी को प्लीजेंट भी लगती है। तो यहाँ पर पेट्रोल एक येलोइश कलर का लिक्विड है जो ड्राई क्लीनिंग में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सैनिक स्कूल में भी और आरएमएस में भी। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपको आपके दोनों एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल जेएनवीएसटी सैनिक आरएमएस बिल्कुल सेम से ही क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर को यूज किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। आजकल आपने देखा होगा रोड की मेटलिंग की जाती है, बिल्कुल जो चिकनी रोड बनाई जाती है उनकी सरफेसिंग बेसिकली मेटलिक जो सरफेसिंग की जाती है वो किस बाय प्रोडक्ट से की जाती है। यहाँ पर कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। तो बेसिकली जो आपका कोल है ये तो आप जानते हैं, ये भी हमारा फॉसल फ्यूल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। फॉसल फ्यूल बेसिकली दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फॉर्म बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज कार्बनाइजेशन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होता है मैनी टाइम कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होते हैं इनटू द फॉसल फ्यूल। इट कैन बी अ पेट्रोलियम और इट कैन बी अ कोल। तो बेसिकली कोल से ऑब्टेन्ड होती है आपकी कोल गैस, जो कि बाय प्रोडक्ट है आपके कोल का। जब हम कोल को ऑब्टेन करते हैं तो इसी की तरह हम इसमें कोल गैस, कोल तार, काफी सारे बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं इन द रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज में जब उसको रिफाइन किया जाता है आपके क्रूड ऑयल को, तो उसमें से लॉट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग गैस, सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैसेज ऑब्टेन होती है, ब्यूटेमिन। तो बेसिकली आज की डेट में जो नाउअडेज हम यूज कर रहे हैं रोड सरफेसिंग में वो आपका कोल तार नहीं यूज होता, दैट इज बिटुमेन, द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो सी इज अगेन द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट को आप बच्चे जानते होंगे, ब्लाइंड पीपल्स के लिए ये लुइस ब्रेल ने स्क्रिप्ट जनरेट की थी, जिससे कोई भी ब्लाइंड पीपल है वो इससे उभरे हुए अक्षर, डॉटेड मीन्स यहाँ पर क्या है, ये थोड़े ऊपर की तरफ सरफेसिंग होते हैं जिन्हें छूकर हम इजीली किसी भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ब्लाइंड पीपल के लिए जो लिपि स्क्रिप्ट तैयार की गई है वो ब्रेल स्क्रिप्ट है, और ये किसने डेवलप की थी, लुइस ब्रेल ने। तो बेसिकली ये कितनी डॉट्स का पैटर्न होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं जिनसे इनके लेटर्स और वर्ड्स बनाए जाते हैं, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 63 डॉट्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डी इज द करेक्ट आंसर। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट आउटर प्लैनेट ऑफ द सन। अगर हम जानते हैं सन इज द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इसी के ऑर्बिट्स में 8 प्लैनेट रोटेट करते हैं। 2006 से पहले हमारे 9 प्लैनेट थे, दैट इज प्लूटो, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल IUC ने अब क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है प्लैनेट की कैटेगरी से, अब इसको कंसीडर कर लिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट। तो ओनली 8 प्लैनेट्स आर देयर आफ्टर द 2006। ओके, तो यहाँ पर जो सन का आउटर पहला प्लैनेट है, आउटर मीन्स सन के जो हमारा सोलर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली है सन, उसके चारों तरफ रोटेट करने वाले 2 टाइप्स के प्लैनेट होते हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है बेसिकली इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट बेसिकली दीज आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये इनर 4 हमने क्या कर लिया, इनर मान लिया, और 4 हमारे आउटर और जोवियन प्लैनेट हम इनको बोलते हैं। तो जो सन का सबसे पहला आउटर प्लैनेट है, मींस 4 हमारे इसके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर आपको पता है, मार्स, यहाँ पर अगर हम देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये तो हो गए हमारे इनर प्लैनेट। और मार्स के बाद आपके एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जिसमें आपके एस्टेरॉइड डस्ट पार्टिकल रोटेट करते हैं, और उसी के बाद शुरू होता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे इनर प्लैनेट दैट इज टेरेस्ट्रियल, और जुपिटर से स्टार्ट हो गए आपके जोवियन और द आउटर प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर कि सन का पहला आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो सन का अगर हम, ये हमारा सन है, तो पहला आउटर प्लैनेट देखें तो दैट इज जुपिटर। ए इज द करेक्ट आंसर। इनको हम जोवियन और इनर को टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा बेसिकली क्या होती है, तो स्पाइरोगायरा इट इज अ एल्गी, ये फंगस है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्लाइमेडोमोनास एल्गी है, और जो आपका बैक्टीरियोफाज है वो वायरस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी आपका बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरा कोज करता है तो बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा आपकी क्या है, स्पाइरोगायरा इज अ फिलामेंटस एल्गी। एल्गी मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर पर आपने ग्रीन कलर का कलेक्शन देखा होगा, तो स्पाइरोगायरा इज एन एल्गी। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following present in the chromosomes carry the unit that transfer character from parents to offspring? बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका न्यूक्लियोलस और उसी के अंदर होते हैं आपका डीएनए, जो कि यहाँ पर हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली जो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से जो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन और मदर और फीमेल के गैमीट में जो ट्रांसफर होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर वो कौन सी यूनिट है जिन्हें हम ट्रांसफरिंग यूनिट कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर होती है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। तो बेसिकली दीज आर द जीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidines, दैट इज एडेनिन, guanine, cytosine, thymine. These are your purine and pyrimidine that make a pair. Adenine pair with thymine, guanine pair with the cytosine. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सीधा सीधा कि क्रोमोसोम के ऊपर जो ट्रांसफर यूनिट्स होती है, जो बेसिकली द यूनिट ऑफ ट्रांसफरिंग की जो कैरेक्टर लेके जाती है, कैरेक्टर मतलब ट्रेड्स, जो भी आपको अपने पेरेंट्स से आइज का कलर और आपका बॉडी शेप और हेयर ग्रोथ मिला है, वो कैरेक्टर किस पे जाते हैं, तो इन द फॉर्म्स ऑफ जीन्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम बेसिकली हमने डिस्कस किए थे। राइबोसोम्स क्या थे? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन पर जो साइट होती है दैट इज राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। प्लास्टिड्स आर द कलर कंटेनिंग पिगमेंट और न्यूक्लियोलस इज द सेंट्रल डेंस पार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सीधा सीधा आपको डेफिनेशन याद करनी है। जीन्स आर द यूनिट दैट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द सब्सटेंस दैट इज नॉट बर्न विद फ्लेम। बच्चों कभी भी एक्साइटमेंट में आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में, जब आप ये नहीं देखते कि येस पूछा है कि नॉट पूछा है, तो सबसे पहले एग्जाम में पेंसिल से मार्क कर लो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं या करेक्ट पूछ रहे हैं। ये सबसे जरूरी होता है। तो अब हमने इसको मार्क कर लिया, तो अब हमारा ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ रहेगा कि पूछा क्या है। तो द सब्सटेंस दैट इज नॉट बर्न विद फ्लेम, वो सब्सटेंस जो जलते हुए फ्लेम बर्न नहीं करता है, मीन्स जिसमें से फ्लेम नहीं निकलती है, लाइक कैंडल, लाइक एलपीजी, तो वी कॉल्ड इट फ्लेम। फ्लेम कब निकलता है? जब आपका कोई भी फ्यूल पूरी तरह से वेपराइज होता है, तब आपका निकलता है फ्लेम। तो जिन सब्सटेंस में पूरी तरह से वेपराइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, वहां आपका फ्लेम जनरेट नहीं होता है। तो एलपीजी तो आपके घर में यूज होती है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारी कुकिंग गैस है। इसमें तो आप सबने देखा है ब्लू और येलोइश कलर का फ्लेम निकलता है। जोन्स होते हैं अपने अलग अलग, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन, जोन होते हैं यहाँ पर। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चारकोल, कैम्फर की आपकी कपूर की गोलियां आपने देखी है, ड्राई ग्रास आपने देखा, जब आप जलाते हो तो ड्राई ग्रास तो आग जल जल के ही जलती है। और आपने कैम्फर की वो भी देखी है, जब आप आरती करते हैं तो वहां पर कैम्फर में भी जब आप कपूर की गोली को जलाते हैं तो आग जलती है। तो चारकोल जो बेसिकली इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल, जब आप इसको जलाते हो तो इसमें फ्लेम नहीं निकलता, ये डायरेक्ट क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, रेड हॉट आपको नजर आते हैं विदाउट द फ्लेम। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कि फ्लेम किसमें नहीं निकलता। और नेक्स्ट ईयर कैसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस किस में फ्लेम निकलता है, तो ऑल आर करेक्ट करके कर देंगे, बी एंड सी करके कर देंगे, तब आप एलपीजी, कैम्फर बॉल, ड्राई ग्रास, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट बर्न विद अ फ्लेम। तो यहां पूछा है नॉट बर्न, तो चारकोल इज द करेक्ट आंसर। Okay, move on to the next question. Metamorphosis in frog is controlled by which of the following hormone? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल से ये क्वेश्चन आता है बच्चों आपका। मेटामॉर्फोसिस में आपको बता चुकी थी, द ड्रास्टिक चेंजेस हमने लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। द ड्रास्टिक चेंज दैट अकर इन द सम ऑर्गेनिज टू कन्वर्ट लार्वा फ्रॉम एडल्ट। लार्वा से एडल्ट बनने में जितने ड्रास्टिक चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो जो ये मेटामॉर्फोसिस होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, लाइक फ्रॉग में, सिल्क मोथ में, बटरफ्लाई में, तो बेसिकली ये किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? कौन ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लार्वा को चेंज करता है इनटू द एडल्ट, जिसके बिना ये नहीं हो सकता? ग्लूकागन, adrenaline, thyroxine, insulin. तो basically the correct answer is thyroxine hormone that is secreted by the thyroid gland. This hormone is responsible in frog for the process of metamorphosis. mean larva से adult जो convert होते हैं वो होते हैं due to the thyroid hormone, और इसका other name है thyroid gland से निकलने वाले हार्मोन को thyroid hormone भी कहते हैं और thyroxine भी कहते हैं। तो इट इज द करेक्ट आंसर। एड्रेनाइन आप जानते हैं एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इंसुलिन आपका पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, तो ये आपका यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड आपकी ग्लूकागन भी सिक्रीट करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नीड नॉट टू बी एडेड टू द सॉइल विद विच क्रॉप। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप जानते हैं बेसिकली जो दैट कंटेनिंग द नाइट्रोजन, जिसमें हमारा नाइट्रोजन जैसे कि NPK का कॉम्प्लेक्स आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का, तो ये हमें किस क्रॉप में ऐड करने की नीड नहीं है, वीट, पैडी, पल्सेस, राइस। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था, नाइट्रोजन फ्री लिविंग सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमने आपसे पूछा था। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सर आपके बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो कहाँ मिलते हैं आपको, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट आपके कौन से होते हैं, द पल्सेस आर द लेग्यूमिनस प्लांट। तो जिसमें ऑटोमेटिकली उनके रूट नोड्यूल्स में आपने इन बैक्टीरियाज को स्टे करते हुए देखा है। तो ये तो आपके नाइट्रोजन को वैसे भी कन्वर्ट कर रहे हैं इन द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको इस वाली क्रॉप में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉइल को प्रोवाइड करके दे रहे हैं क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करके इनटू द नाइट्राइट और द नाइट्रेट। तो यहाँ पर हमें किस में ऐड करने की जरूरत नहीं है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को, पल्सेस में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इफ यू वांट टू टेक और दिस टाइप ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप हमारे सैनिक स्कूल और RMS के लिए क्वेश्चंस का भंडार ले सकते हैं बाय परचेजिंग अवर कोर्स। लाइक RMS के लिए आप हमारा चिनू कोर्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है ये, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्विज, कंसेप्ट वीडियोस, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बुक से आप पढ़ चुके हैं, तो आप हमारा तेजस पैक ले सकते हैं फॉर द 6th क्लास। सो स्टूडेंट अगर आप RMS 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन बॉट अवर जैगुआर कोर्स विद द कंप्लीट कोर्स। रुद्रा इज द प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह अगर आप सैनिक 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं हमारा वीर पैक, जिसमें आपको इस टाइम पर बहुत बेनिफिशियल है ये वाला पैक, क्योंकि इसके अंदर सारा प्रैक्टिस मटेरियल है। अगर आप 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप शौर्य कोर्स ले सकते हैं प्रैक्टिस मटेरियल के लिए, और अगर आप पूरे साल तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा अशोका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेंगी। तो आप ऐप को कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम पर जाना है, www.geometryschool.in वेबसाइट को आपको सर्च करना है, और ऑन होम पेज पर ही आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सिर्फ रजिस्टर करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और ऐड टू कार्ट करके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन था कि सन से जो आउटसाइड हैं वो हमें बताने थे द आउटर प्लैनेट। अभी आपसे पूछा है द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर कौन सा प्लैनेट है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो करेक्ट आंसर इज मार्स। की अर्थ के ऑर्बिट को पार करके कौन सा प्लैनेट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। जब आपको जोवियन और इनर प्लैनेट भी पूछ लिए जाते हैं तो वो अर्थ के नहीं है, वो सन के आउटर और इनर प्लैनेट है। तो यहां पर आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं और अपने 2 मार्क्स को खो सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग वाइल बीइंग हेल्ड इन हैंड। किस ऑब्जेक्ट को इनमें से हम हैंड में रख के रब करके चार्ज कर सकते हैं। स्टूल, स्पून, ग्लास रोड, सिल्वर बार, कॉपर वायर। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप स्टील, स्पून, सिल्वर बार, कॉपर वायर को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये आपके अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं चार्ज को, क्योंकि ये खुद हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट आपका ग्लास रोड जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज अ इंसुलेटर, क्योंकि ये करंट पास अपने में से नहीं करता। जो चार्ज इनके अंदर ऑलरेडी है वो चार्ज इनके अंदर रबिंग करने पर कर ले तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे बेसिकली। तो आप यहाँ पर ग्लास रोड को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं अपने हैंड में पकड़ के भी, क्योंकि इनके चार्ज आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. Basically Tradescantia leaf आपका इस तरह का प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म स्पीशीज के, जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते, नेक्ड सीड्स होते हैं बेसिकली। तो ये आपकी Tradescantia leaf में जब आप इसका माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इनके अंदर छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज नजर आती हैं। और यहीं से आपको क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना। कलर्ड बॉडीज बेसिकली प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, जो क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं
हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड और ये सिर्फ मिलते हैं प्लांट सेल्स में, स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो जो अगर आप ट्रेड स्कैंशिया लीफ को देखते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको कलर्ड बॉडीज नजर आ रही हैं, तो दीज आर द प्लास्टिड्स। ऑर्गेनली क्या होती हैं? ऑल द सेल ऑर्गन्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनलीज। वैक्यूल्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। द ब्लैंक स्पेस इन द प्लांट, जिसमें कि लॉन्ग बड़ा ब्लैंक स्पेस नजर आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो वैक्यूल्स होते हैं। और एनिमल सेल में ये आपके स्मॉल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर सेल का कंप्लीट एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है आपका एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दिस इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर हमारा इसके लिए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है? प्लास्टिड्स। और आपको अदर सेल के बारे में भी पता चल गया। बेसिकली सेल की जितनी भी ऑर्गेनली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, दीज आर नोन एज ऑर्गेनलीज, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आंसर है हमारा प्लास्टिड कलर्ड बॉडीज। इलेक्ट्रोस्कोप आर चार्ज बाय, बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू चार्ज द बॉडीज। बेसिकली बॉडीज को चार्ज करने के लिए आप इसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आप कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दैट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना होता है किसी भी सब्सटेंस के साथ उसको चार्ज करने के लिए, तो कंडक्शन इज द प्रोसेस टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन फ्लोर, फ्लोर पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो अ फोर्स इज अप्लाइड, अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है टू मूव दैट ऑब्जेक्ट विद फ्रिक्शन, फोर्स विल कम इनटू एक्शन ऑफ दिस मूवमेंट, जिससे कि इस पर लगने वाला, मैंने आपको बताया था व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज द मोशन। बेसिकली ये क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी रेस्ट पर है और आपको उसको क्या करना है? फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके इसको मूविंग में लाना है, इसको मोशन पोजिशन में लाना है। तो कौन सा फोर्स यहां पर लगा हुआ है? वो फ्रिक्शन फोर्स जो इसको रोक रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको ओवरकम करना होगा, किसको करने के लिए? किसी भी बॉडी को मूव ऑन करने के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सबसे कम होता है, उससे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो फ्रिक्शन है जो उसको मूव पोजीशन में नहीं आने देता। तो किसी भी बॉडी को चलाने के लिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को उसके कम करना होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली ड्रैग भी कहलाता है, क्योंकि ये आपका लिक्विड की और यहाँ पर गैसेस की मदद से लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसे, क्योंकि लिक्विड और गैसेस बेसिकली दे आर नोन एज द फ्लूइड, और फ्लूइड की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन कहलाता है ड्रैग। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। The decomposition of liquid compound on passing electric current through it is known as, किसी भी liquid compound से अगर हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करना है तो उसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो मींस लिक्विड कंपाउंड में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो लिक्विड जो कंपाउंड्स बने हुए हैं लाइक सोडियम है आपका NaCl, CuSO और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आप इन्हें डिकम्पोज करना चाहते हैं एक लिक्विड सॉल्यूशन में, वाटर में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन करना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड कंपाउंड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में भी फिर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, जैसे आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बट पर्टिकुलर जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपके पास अगर H2O है कोई लिक्विड और उसके अंदर आपने अपना कॉपर सल्फेट डाला और आप डिपोजिशन करना चाहते हो उनका किसी भी रोड पर, तो आप कॉपर सल्फेट को ब्रेक डाउन कर सकते हो बाय दिस। तो यहां पर लिक्विड कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? अगर स्टूडेंट आपने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि प्लांट हार्मोन का कोई चैप्टर ही नहीं है, बट इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? जो हार्मोन आपने पढ़े हैं इट मीन्स वो आपके चैप्टर में थे बट उससे जो बच गया है नहीं था, इट मीन्स वो प्लांट हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा बेसिकली। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, ईस्ट्रोजन। अब आप रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर को अगर याद करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन आपने पढ़ा है, सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर ग्लूकोज और द शुगर। थायरोक्सिन को हमने अगर बात करें हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में आयोडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए ये हार्मोन सिक्रीट होता है, तो दिस इज थायरोक्सिन। ईस्ट्रोजन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवा को
रिलीज के लिए, यहाँ पर ओवा के मैचुरेशन के लिए ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। तो हमने कौन सा हार्मोन नहीं पढ़ा है? साइटोकाइनेसिन। साइटोकाइनेसिन इज द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट। बेसिकली ऑक्सिन रूट्स की टिप पर, साइटोकाइनिन शूट की टिप पर सिक्रीट होते हैं जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके, उनका स्टेम ग्रो कर सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, कि इनमें से ये एक प्लांट का हार्मोन है, बाकी हमारे एनिमल्स के हार्मोन है। वी कैन सी अवर सेल्फ इन मिरर और पॉलिश सरफेस। हम अपने आप को किसी भी मिरर में या पॉलिश सरफेस पर देख पाते हैं, बट नॉट ऑन द वॉल्स बिकॉज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल इज। बेसिकली आप जब किसी पॉलिश सरफेस से अपने आप को देखते हो तो जो आपकी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से फॉल होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो यहाँ पर इमेज बिल्कुल क्लियर बनता है। लेकिन आप वॉल पर देखते हो तो वॉल कैसा सरफेस है? वॉल एक इरेगुलर सरफेस है। आपने देखा है वॉल एक रफ सरफेस है, और जब इरेगुलर सरफेस से लाइट पास होती है तो वो डिफरेंट एंगल से पास होती है। तो इसे क्या कहेंगे? आपको इमेज क्यों नहीं मिलती अपनी वॉल पे देखने पे? बिकॉज इट इज अ इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इरेगुलर मींस जब आपका इंसिडेंट और यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल ना हो। क्यों? ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते थे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ पर आज कितना स्कोर आया है। मुझे बताएंगे 25 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। द कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक। हम बेसिकली किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं? कोक को हम यूज करते हैं हमारे ब्लास्टिंग फर्नेस में। किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जब आप स्टील अलॉय रेडी करते हो तो यहाँ पर स्टील का स्मेल्टिंग, उसको मेल्ट करने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हो कोक, क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस अ लॉट्स ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस अ वेरी लेस ऑफ स्मोक, कम निकलता है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील इंडस्ट्रीज में हम कोक को यूज करते हैं बेसिकली। क्योंकि हीट चाहिए आपको ज्यादा मेल्ट करने के लिए, और स्मोक आपको कम निकलना है, क्योंकि पॉल्यूशन भी हमें इतना ज्यादा नहीं करना है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। आपके कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, मींस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, मैग्नेटिक फोर्स ओनली, इधर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो करेक्ट आंसर विल बी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि अगर मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल साथ आया तो भी वो रिपेल करेंगे, साउथ पोल आया तो भी रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर आपके नेगेटिवली चार्ज साथ आ गए तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एक साथ आ गए तो भी बॉडी रिपेल करेगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ, पॉजिटिवली विल अट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो ये रिपल्शन किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाया था वो किसने बनाया था? बेसिकली जब भी आपका कोई इस तरह का डिजीज होता है दैट इज अकर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ वायरस, तो उसके लिए हमारी बॉडी में किया जाता है इम्यूनाइजेशन और द वैक्सीनेशन। और ये सबसे पहला वैक्सीन भी है स्मॉल पॉक्स का, और इसको किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए बनाया गया था, एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। When non-metals react with water, the dash is formed. Hydrogen gas is formed, carbon dioxide gas is formed. Non-metals do not react with water, none of these. तो बेसिकली जो आपके non-metal होते हैं वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और जब आपका वाटर रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो आपकी हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। अगर मेटल आ जाता है तो पूछ लिया जाता है कौन सा गैस सिक्रीट होगा। लाइक हमारे पास सोडियम मेटल है और मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ H2O। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रेक करती, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो जब आपका सोडियम रिएक्ट करेगा OH के साथ तो व्हाट विल प्रोडक्ट? इट इज अ फॉर्म ऑफ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा, और रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी। बट सोडियम इज अ मेटल, तो आपके मेटल तो जनरली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ। आपका कॉपर मॉइस्ट एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसी तरह हमारा आयरन कर जाता है, सोडियम कर जाता है, मैग्नीशियम कर जाता है, बट हमारे नॉन मेटल जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। इसीलिए जो हमारा फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उसे किसमें स्टोर करके रखा जाता है? वाटर में। ये मैंने आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद भी रखना है। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
एंड प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कंबशन होता है उसके एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो लाइक आपका कार्बन है मींस कोल, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन करेगा तो प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की पूरी प्रेजेंस नहीं है, तो कौन सी गैस बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज वेरी हार्मफुल। तो जो कंप्लीट कंबशन होगा वहां बनेगी आपकी CO2, वाटर वेपर्स भी बनते हैं और लॉट्स ऑफ हीट निकलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कंप्लीट कंबशन में। आपको ये देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन जाइगोट इज फॉर्म, बेसिकली ह्यूमन में जब रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट कहां पर बनता है, तो दिस इज अवर ओवरीज, ओवरीज से निकलता है जब एग तो वो मूव करता है फेलोपियन ट्यूब में, और यूट्रस में होता है डेवलपमेंट। तो बेसिकली जब ओवरीज से निकलता है यहाँ पर कोई भी एग, तो यहाँ पर स्पर्म आते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब, और जितना भी रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब में, और रिप्रोडक्शन होने के बाद ही फेलोपियन ट्यूब में क्या बन जाता है, जाइगोट, और ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही फर्दर डिवीजन करता हुआ फिर आकर यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो ओविडक्ट, अब मैंने नाम लिया है फेलोपियन ट्यूब, तो स्टूडेंट इट इज सेंस की दैट फेलोपियन ट्यूब्स आर नोन एज ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट्स कहा जाता है। तो याद रखना है फर्टिलाइजेशन भी एग और स्पर्म का फेलोपियन ट्यूब में होता है, मींस ओविडक्ट में होता है, जाइगोट भी वहीं बनता है, एम्ब्रियो अपने आप को इम्प्लांट करता है यूट्रस में, तो डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ इरीगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड, किस मैथड में, इरीगेशन के मैथड में रोटेटिंग नोजल्स लगाई जाती हैं जिससे वाटर चारों तरफ इस तरह से रोटेट होता हुआ स्प्रेड होता है, मोट सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, चेन पंप। तो बेसिकली मोट सिस्टम और द चेन पंप आर द ट्रेडिशनल मैथड। उस समय इलेक्ट्रिसिटी और ये सब नहीं होती थी तो वहां पर हम नोजल यूज नहीं करते थे। अब बात करते हैं ड्रिप की, ड्रिप में जाता है पानी रूट्स पर, बिल्कुल जड़ों पर, उसे कहते हैं ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल होता है मतलब कि छिड़काव करना, तो आप यहाँ नोजल के थ्रू लगी होती हैं, प्लेग्राउंड में आपने देखा होगा वाटर को ये इस तरीके से स्प्रिंकल करता है कंप्लीट ग्राउंड में। तो नोजल हम कहाँ यूज करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम में। और ये अनइवन लैंड जहां होती है, वाटर की कमी होती है, वहां पर ये मेथड आजकल ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल मेथड हमारे मॉडर्न मेथड है वाटर मेथड ऑफ इरिगेशन के। इसकी वजह से हम सिंचाई को अच्छे से कर सकते हैं और वाटर को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा वाटर वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जिसमें हम नोजल यूज करते हैं वो है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। द मटीरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर, किचन में जो आप प्लास्टिक्स के कंटेनर्स यूज करते हो, आजकल लॉट्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर यूज होने लगे हैं किचन में, तो वो किस मटेरियल के बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बच्चों इसके बनते हैं हमारे घर के इंसुलेटिंग पाइप्स। एक्राइलिक, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कवरिंग होती है हमारे कुकवेयर्स पर जो खाने को स्टिक नहीं होने देती। पैट, पैट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरे पैथलेट. It is a type of plastic that is used to make the kitchen containers because it is a plastic of durability. It has a long durability, light in weight, and the most important feature is it is very less reactive. ये आपके food components के साथ react नहीं करती है. तो PET polyethylene terephthalate is the type of plastic that is used to make the kitchen container. तो D is the correct answer. फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच टाइप ऑफ ऑर्बिट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उनके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने वाला कौन सा होता है, पोलर, जियो स्टेशनरी, हाईली एलिसिपिटल. तो बेसिकली जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है दे आर द जियो स्टेशनरी टाइप ऑफ सैटेलाइट. और जियो स्टेशनरी टाइप ऑफ सैटेलाइट्स क्या होती है, दे रिक्वायर अ फिक्स पाथ टू ऑर्बिट. तो यहाँ पर स्टेशनरी मीन्स आप स्टेबल बोल सकते हो, इनको फ्लाई करने के लिए, इनको ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए एक फिक्स पाथ चाहिए और ये पर्टिकुलर फिक्स पाथ की हाइट पर ही रोटेट करती है. तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. हम उस ऑर्बिट को कहते हैं जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट. और हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो हमारी जियो स्टेशनरी टाइप ऑफ सैटेलाइट होती हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. So student, these were your today's 25 questions. I hope you liked the video. Please comment section में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी. वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप कोई भी क्वेरी हो, आप इन नंबर पर कॉल करके कोई भी क्वेरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं. और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद द पार्ट 5. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.